नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक विश्व के इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति के दूसरे चरण के विषय में अध्ययन करेंगे। पहले चरण में हमने क्रांति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और क्रांति के कारणों के विषय में विस्तार से अध्ययन किया है। आज हम क्रांति के चरण, फिर क्रांति की घटनाएं, क्रांति के दौरान कौन कौन से संविधान का निर्माण हुआ और अंत में उसके परिणाम के विषय में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय सभा की घोषणा 17 जून 1792 ईस्वी। तीसरे सदन के सदस्यों ने 17 जून 1792 को अपने को नेशनल असेंबली राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया तथा इसे फ्रांस की जनता की एकमात्र प्रतिनिधि सभा घोषित कर दिया गया। द्वितीय तथा प्रथम सदन के सदस्यों को राष्ट्रहित में इसमें शामिल होने का आग्रह किया गया। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि 3 सदन थे, प्रथम सदन, द्वितीय सदन और तृतीय सदन। उसमें जो तीसरा सदन था वो जनसाधारण का था, प्रथम सदन पादरियों का था, द्वितीय सदन सामंतों का था। प्रथम और द्वितीय सदन एक होते थे और तीसरा सदन एकदम अलग होता था। किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए उस पे 2 सदनों का बहुमत होना बहुत जरूरी था। 20 जून 1792 का दिन नेशनल असेंबली की प्रिंटिंग के लिए तय हुआ, जिस हॉल में मीटिंग होनी थी, राजा ने सामंतों के दबाव में आकर उस पर ताला लगा दिया। जब 20 जून को सदस्य वहां पहुंचे तो हॉल के बाहर तैनात सैनिकों से ताला लगे होने का कारण पूछने पर 23 तारीख को होने वाले विशेष शाही सत्र का हवाला दिया गया। कुछ समय तक सदस्यों में निराशा एवं आशंका के बादल छा गए। टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1792। मिराबियो व आबेसिये के नेतृत्व में नेशनल असेंबली के सदस्य पास स्थित टेनिस कोर्ट के मैदान में पहुंचे तथा 20 जून को शपथ ली कि तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक फ्रांस को संविधान नहीं दे देते। सॉरी। शपथ का यह प्रस्ताव मोनियर द्वारा रखा। उस समय नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जीन बेली था। बेली को जब वहां से हटने को कहा गया तो बेली ने कहा, संगठित राष्ट्र किसी के आदेशों का पालन नहीं करेगा। इस कार्रवाई से चिंतित होकर 23 जून 1792 को एक विशेष शाही सत्र का आयोजन किया, जिसमें तीनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई, जिसमें राजा ने कहा कि तीनों सदनों की अलग अलग बैठक नहीं होगी, जबकि तृतीय सदन अलग बैठक चाहता था तथा राजा ने नेशनल असेंबली को अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद सत्र के बाद राजा व सामंत तो चले गए, लेकिन तीसरे सदन के सदस्य हॉल में ही बैठे रहे। जब संचालक व राजा के प्रतिनिधि डे ब्रेने ने कहा, सुना नहीं राजा ने क्या कहा, तब मिराबियो ने कहा, जाओ अपने राजा से कह दो हम यहाँ जनता की इच्छा से उपस्थित हुए हैं और जब तक बंदूक की गोली से हमको नहीं हटाया जाता तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अधिवेशन के अध्यक्ष डे ब्रेने ने यह सूचना राजा को दे दी। अगर वो बैठना चाहते हैं तो बैठने दो। 25 जून 1792 का प्रथम व द्वितीय स्टेट्स के कई सदस्य राष्ट्रीय सभा में सम्मिलित हो गए। राजा को परिस्थितियों के सामने झुकना पड़ा। 27 जून 1792 के दिन तीनों सदनों की एक साथ बैठक की अनुमति दे दी। इस प्रकार राष्ट्रीय सभा को वैधानिक मान्यता मिल गई। इस बैठक में राष्ट्रीय सभा ने संविधान बनाने का काम अपने हाथ में ले रखा था।
जिसे राजा को स्वीकार करना पड़ा। 9 जुलाई 1799 के दिन राष्ट्रीय सभा ने स्वयं को संविधान सभा घोषित कर दिया। इसके बाद राजा ने एक बहुत बड़ी भूल की तथा 11 जुलाई 1799 के दिन नेकर को पुनः वित्त मंत्री के पद से हटा दिया तथा उसके सहयोगियों को देश छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। नेकर जनता में लोकप्रिय था, अतः पेरिस में दंगे छिड़ गए। इसी के चलते एक पत्रकार कामिल देमुलियो द्वारा जनता को भड़काने के कारण फिर एक क्रांति का प्रारंभ। 14 जुलाई 1799 के दिन पेरिस में बास्तिल नामक दुर्ग जेल में जनता ने आग लगा दी। बास्तिल के गवर्नर डी लोने को सैनिकों सहित मार दिया गया। दुर्ग में 7 लोग कैद थे। यह 8 मंजिल का दुर्ग था जिसे जेल बना दिया गया। यह दुर्ग बुर्बो वंश की निरंकुशता का प्रतीक था। वर्साई की आग को देखकर राजा ने अपने दरबारी दिल्यांकुन से कहा, क्या यह विद्रोह है? उसने जवाब दिया, नो माय लॉर्ड, ये विद्रोह नहीं, क्रांति है। क्रांति के प्रारंभ का दिन आज भी फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस, क्रांति का प्रारंभिक दिन यानी कि 14 जुलाई आज भी फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। इसे बास्तिल दिवस भी कहते हैं। क्रांति का घटनाक्रम 10 वर्ष तक चली इस क्रांति में कई उतार चढ़ाव आए। 1799 से 1791 नेशनल असेंबली, 1791 से 1792 लेजिस्लेटिव असेंबली, 1792 से 95 नेशनल काउंसिल और 1795 से 99 द डायरेक्टरी। नेशनल असेंबली राष्ट्रीय सभा 1799 से 91। इस समय राष्ट्रीय सभा द्वारा निम्न महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए गए। नंबर 1 में राजा व राष्ट्रीय सभा के बीच मतभेद। जब सत्ता नेशनल असेंबली ने अपने हाथ में ले ली तो नेशनल असेंबली ने सुरक्षा के लिए लाफायत या लिफायत के नेतृत्व में नेशनल गार्ड का गठन किया गया। राष्ट्रीय रक्षक दल। नेकर को पुनः तीसरी बार वित्त मंत्री बनाया गया। बुर्बो वंश के पुराने सफेद झंडे के स्थान पर एक तिरंगा झंडा नीला सफेद लाल राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्थापित किया गया। लुई 16वें ने फ्लैंडर्स नामक स्थान से सेना बुलाई जहां उसकी सैन्य टुकड़ियां रहती थी। इसका उद्देश्य नेशनल असेंबली की गतिविधियों को कुचलना था। 1 अक्टूबर 1799 के दिन राजा द्वारा सैनिकों को एक भोज के आयोजन की अफवाह फैल गई। एक तरफ रोटी के लिए दंगे, दूसरी तरफ भोज की अफवाह। ये देख नेशनल असेंबली ने राजा पर नियंत्रण की योजना बनाई। 5 अक्टूबर 1799 के दिन 6-7 हजार महिलाओं ने पेरिस से वर्साई मार्च किया, जिसमें बड़ी संरचना में महिलाओं के भेष में पुरुष भी थे। अगले दिन 6 अक्टूबर 1799 के दिन इन महिलाओं ने पुनः वर्साई से पेरिस मार्च किया, लेकिन अब की बार उनके साथ लुई 16वां, उसकी पत्नी व उसका पुत्र था। पेरिस के पेपिरस के ट्यूलिस के महल में राजा व उसके परिवार को कैद कर लिया, जो कभी लौटकर वर्साई नहीं गए। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सभा को पेरिस स्थानांतरित कर दिया गया। नंबर 2 है प्रशासनिक सुधार। अगस्त में नेशनल असेंबली का सत्र प्रारंभ हुआ, जिसे अगस्त डेज कहते हैं। 4 अगस्त को नेशनल असेंबली का सत्र पूरी रात चला। वे एक रात में 30 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें मुख्य हैं। नंबर 1 है सामंतों की सुविधा का अंत, अर्थात फ्रांस में वर्गहीन समाज की स्थापना। विशेषाधिकारों का अंत। सर्वप्रथम नोइया नामक एक कुलीन ने अपने विशेषाधिकारों का त्याग दिया। इसके बाद फ्रांस के सबसे बड़े सामंत ड्यूक दे एगियो ने इसका समर्थन करते हुए
अपने विशेषाधिकारों को त्याग दिया। त्याग की होड़ लग गई। देखते ही देखते लगभग सभी सदस्यों ने अपने विशेषाधिकार त्याग दिए। रात भर आंसुओं, आलिंगनों, उल्लास जिनत कर, करतल ध्वनि और देशभक्ति त्याग के हर्षातिरेक के बीच इस प्रकार का उत्तेजना पूर्व मूलक कार्य चलता रहा। त्याग के हर्षातिरेक के बीच इस और प्रातः 8 बजे तक लगभग 30 अध्यादेश जारी कर दिए गए और एक ऐसी असाधारण सामाजिक क्रांति संपादित हो गई जैसी किसी राष्ट्र के जीवन में नहीं हुई। ये क्रांति कल्पनातीत थी। वस्तुतः प्रातःकालीन अरुणिमा में फ्रांस अब नव प्रभात था। हेजन समान प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी गई जिसके तहत फ्रांस को 83 प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। इनके नाम नदी, पहाड़, प्रकृति पर रखे गए। प्रांतों को कैंटन में जिला में विभाजित किया गया। कैंटन को कम्यून स्थानीय शासन में विभाजित किया गया। आर्थिक सुधारों के तहत नई कागज की मुद्रा एसिग्नेट्स नाम से जारी की गई। चर्च के प्रतिनिधि ए है चर्च को राज्य के अधीन किया गया। बी है चर्च को राज्य का विभाग बना दिया गया। सी है चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई। और डी है धर्माधिकारियों को नियमित वेतन पर रखा गया। धर्माधिकारियों को नागरिक संविधान के प्रति शपथ लेने को कहा गया। इसे धर्माधिकारी दो भागों में बट गए। किसी ने शपथ ली, किसी ने नहीं ली। शपथ लेने वाले ज्यूरी क्लेर्जी यानी न्याय सभ्य पादरी, नहीं लेने वाले नो ज्यूरी क्लेर्जी यानी न्याय असभ्य पादरी थे। संविधान सभा के कार्य। नेशनल असेंबली का मुख्य कार्य एक संविधान सभा का निर्माण करना था। अतः राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ही संविधान सभा के नाम से जानी गई। उसने ये कार्य वर्साय से ही प्रारंभ कर दिया था। संविधान सभा के इस कार्य का पहला परिणाम था मानव अधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789। इस घोषणा में 17 धाराएं थी। इस घोषणा की प्रेरणा अमेरिकी उदाहरण से मिली। बास्तिल की घटना से पूर्व लाफायते, जो अमेरिकी क्रांति में भाग ले चुका था, ने इस घोषणा का प्रारूप सभा को प्रस्तुत किया। इस घोषणा में मानव के नैसर्गिक अधिकारों, समानता व स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। इस घोषणा का फ्रांस के इतिहास में वही महत्व है जो इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा व अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा का है। काफी वाद विवाद के बाद 27 अगस्त 1789 को यह घोषणा हुई। वास्तव में यह घोषणा पत्र फ्रांसीसी क्रांति का उज्जवल पक्ष था, जिसके बिना ये क्रांति यूरोप की घटना ने बनती। अतः इसे फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है। कुछ ने इसे आधुनिक युग की एंजिल कहा है। कागज का यह टुकड़ा नेपोलियन के युद्धों से भी ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुआ। एक्टन नया संविधान 1791 में मिराबियो एवं सेज ने फ्रांस को नया संविधान दिया। हालांकि संविधान का निर्माण 1781 ईस्वी में ही प्रारंभ हो गया। 1790 से 1791 में पास किए गए कानून ही संविधान के ही अंग थे। इन कानूनों को एकत्रित कर उनमें संशोधन कर 1791 में संविधान के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिस पर राजा ने अपनी स्वीकृति दे दी। फ्रांस के इतिहास में इस प्रथम लिखित संविधान में दो प्रमुख तथ्यों पर बल दिया गया। राज्य की सार्वभौम शक्ति जनता में निहित है। शक्ति का केंद्रीकरण जनता व राज्य के हित में है, अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका का शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर का गठन। नए संविधान की विशेषताएं। राजतंत्र कायम रखा गया, लेकिन यह संवैधानिक राजतंत्र लिखित राजतंत्र होगा। कार्यकारी अधिकार राजा के पास रखे गए। राजा को आंशिक विशेषाधिकार
यानी कि सस्पेंसिव यूज का अधिकार दिया गया। एक सदनीय विधानसभा व्यवस्थापिका का गठन किया गया जिसमें कुल 745 सदस्य थे, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष रखा गया। विधानसभा के गठन के लिए निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। निर्वाचन के लिए नागरिकों को 2 भागों में बांटा गया। प्रथम सक्रिय नागरिक और दूसरे निष्क्रिय नागरिक। प्रथम सक्रिय नागरिक कम से कम 25 वर्ष की उम्र तथा जो कम से कम तीन की आय कर के रूप में देता हो। सक्रिय नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया, लेकिन वे भी अप्रत्यक्ष ही था। सक्रिय नागरिक प्रति 100 नागरिकों के लिए एक निर्वाचक चुनते थे। निर्वाचकों में वही व्यक्ति चुना जाता था जो संपत्ति का स्वामी होता था तथा वर्ष में 10 दिन की आय के कर के रूप में देता था। द्वितीय है निष्क्रिय नागरिक। इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था क्योंकि ये कर नहीं देते थे। सामंत वर्ग। चर्च में सुधार। राष्ट्रीय सभा ने चर्च के संगठन और स्वरूप में भारी परिवर्तन किए। राष्ट्रीय सभा ने धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा की। 3 नवंबर 1799 ईस्वी के अधिवेशन में चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया गया और इसे राष्ट्र की संपत्ति मान लिया गया। पादरियों के लिए नया संविधान लागू किया गया जिसे सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी कहा जाता है। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय सभा यानी संविधान सभा ने जनता की सार्वभौमिक सत्ता, सामाजिक समानता, मानव अधिकारों की घोषणा, सामंतवाद का अंत आदि द्वारा क्रांति के सिद्धांतों की स्थापना की, लेकिन वे स्थायी रूप से संविधान लागू नहीं कर सकी तथा राजनीतिक व आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में संविधान तथा सभा असमर्थ रही, इसलिए ये व्यवस्था फैली। राज परिवार के पलायन का असफल प्रयास। बास्तिल के पतन के बाद अनेक सामंत फ्रांस छोड़कर भाग गए और पड़ोसी राज्य में जाकर शरण ले ली थी तथा उन देशों की सरकारों ने मिलकर फ्रांस की क्रांतिकारी सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया। उनमें राजा का भाई आर्थवा काउंट भी था। 20 जून 1791 की रात राजा एक साधारण दास व रानी एक रूसी महिला के रूप में पलायन कर गए। 21 जून 1791 के दिन सीमावर्ती वरेन नामक गांव में से गिरफ्तार कर वापस लाकर पेरिस के मेलों में कैद कर लिया गया। इससे लोगों में राजा के बिना भी राज्य चल सकता है के विचार पनपने लगे और फ्रांस में गणतंत्र के समर्थक बढ़ने लगे। राजा के पलायन का सबसे बड़ा प्रभाव फ्रांस के में गणतंत्रवादी दल का जन्म हुआ था, जो फ्रांस के इतिहास में महत्वपूर्ण साबित हुआ। कुछ झिझक के बाद राजा को उसकी शक्तियां लौटा दी गई। संविधान का कार्य पूर्ण कर लिया गया। राजा ने संविधान के समर्थन की शपथ ली, जिसे मान लिया गया। 30 सितंबर 1791 के दिन संविधान सभा के विसर्जन समाप्ति की घोषणा यह कहकर कर दी कि इस सभा का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। विसर्जन से पहले संविधान सभा ने सबसे बड़ी गलती यह कर दी कि संविधान सभा का कोई भी सदस्य व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद का सदस्य न हो सकेगा। अर्थात अब संविधान ऐसे लोगों के हाथों में चला गया जिनका इसको निर्माण में कोई योगदान नहीं था। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली 1791 से 92। नए संविधान के अनुसार निर्वाचन द्वारा नई विधानसभा का गठन हुआ, जिसका पहला सत्र संविधान सभा के विसर्जन के एक दिन पश्चात 1 अक्टूबर 1791 को प्रारंभ हुआ। इस विधानसभा में 745 सदस्य थे तथा अधिकांश सदस्य मध्यम वर्गीय तरुण क्रांतिकारी थे, जिनको राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। कुलीन वर्ग का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं था। विधानसभा में 2 गुट बन गए थे, जिसमें लुई के समर्थक राजतंत्रवादी, जिनका मुखिया लाफायते था, वे संविधान के समर्थक संविधानवादी, लेकिन सब उग्र और क्रांतिकारी थे। गणतंत्रवादी इन्हें जैकोबिन्स कहा जाता था।
गणतंत्रवादी इन्हें जैकोबिन्स कहा जाता था। ये गुट सबसे प्रभावशाली था। संविधानवादी सभा में दाईं ओर बैठते थे और गणतंत्रवादी बाईं ओर। अतः संविधानवादी दक्षिणपंथी तथा गणतंत्रवादी वामपंथी कहलाते थे। प्रारंभ में सभा में संविधानवादियों का प्रभाव था, लेकिन जल्द ही बागडोर वामपंथियों के हाथ में आ गई। जैकोबिन गणतंत्र समर्थक, इनके अनुसार सत्ता व सारे अधिकार जनता में निहित है। जैकोबिनों का विधानसभा में बहुमत नहीं था, लेकिन नेशनल कन्वेंशन यानी राष्ट्रीय सम्मेलन में इन्होंने शक्ति प्राप्त कर ली थी। जैकोबिन दल को गिरी शिखर यानी माउंटेन भी कहा जाता था। ये लोकतंत्र के कट्टर समर्थक थे तथा राजतंत्र का विनाश करना चाहते थे। इन लोगों पर रूसो का व्यापक प्रभाव था। दांतो तथा रोबेस्पियर इस दल के मुख्य नेता थे। पेरिस में जैकोब के चर्च में नियमित मिलते थे, अतः जैकोबिन कहलाए। नेक्स्ट है जिरोंदिस्ट। जैकोबिन क्लब से ही एक ऐसा गुट उभरा जो अधिक आक्रामक एवं उग्र क्रांति का भाग था। अधिकांश सदस्य जिरांद नामक प्रांत से संबंधित होने के कारण जिरोंदिस्ट कहलाए। इन्हें ब्रोसिटिन्स भी कहा जाता था, क्योंकि इनका मुखिया ब्रिस्ट था। प्लूटार्क को ये अपना धर्मगुरु मानते थे और स्वयं को प्राचीन यूनानी वीरों के समान समझते थे। इनके प्रमुख नेता ब्रिस्ट, वर्गनेट, कंडरसे, माडम रोला, बुजो, पेटियार्ड, गाडेत, जेनसोन, पासे, ड्यूमोराज आदि थे। ड्यूमोरेज आदि। मादाम रोला इनकी अजस्र प्रेरणा थी। बुंजो इनका प्रेमी व पेटियम इन लोगों का हीरो था। उनके अनुसार वे क्रांति के लिए एक ऐसा प्रहार करना चाहते थे जिससे पुरातन शासन का अंतिम अवशेष राजमुकुट भी जनता के कदमों में गिर पड़े। ये राजतंत्र को उखाड़कर गणतंत्र स्थापित करना चाहते थे। राजा व विधानसभा के बीच मतभेद। भगोड़े राजकुमार और कुलीन यदि 1 जनवरी 1792 तक फ्रांस वापस नहीं लौटेंगे तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, वे मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा का भगोड़ा भाई प्रोबंस के काउंट को आदेश दिया गया कि 2 माह में स्वदेश वापस न लौटने पर राज सिंहासन पर उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा। वे पादरी जिन्होंने सिविल कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ नहीं ली थी, उन्हें 1 सप्ताह में सिविल कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेनी होगी, अन्यथा उनकी संपत्ति व जीविका समाप्त व देशद्रोही मानने का प्रावधान था। लुई सोलवे ने अपने आंतरिक वीटो का प्रयोग करते हुए विधानसभा की इन आज्ञापत्यों को रद्द कर दिया, जिससे उसने जनता का बच्चा दुख भी विश्वास खो दिया। केटलबी लिखता है कि जिरोंदिस यही चाहते थे, वे स्वयं राजा को देशद्रोही सिद्ध करना चाहते थे। विदेशी हस्तक्षेप। विधानसभा के सामने दूसरी समस्या विदेशी हस्तक्षेप की थी। प्रारंभ में यूरोप के राज्यों ने फ्रांस की क्रांति को एक राजनीतिक घटना माना, लेकिन धीरे धीरे क्रांति यूरोपीय राजाओं को चिंतित करना शुरू कर दिया। 1790 में ऑस्ट्रिया का शासक लियोपाल्ड सेकंड रानी एंतवानेत का भाई बना, जिसने रानी ने समर्थन मांगा। जुलाई 1791 ईस्वी में लियोपोल्ड द्वितीय ने पाडुआ की घोषणा के माध्यम से यूरोपीय राज्यों से लुई की सहायता की प्रार्थना की। अगस्त 1791 में प्रसा के फ्रेडरिक लियोपाल्ड ने पिनलिच की घोषणा के माध्यम से यूरोप के अन्य राज्यों से कहा कि यदि वे सहयोग दे तो हम फ्रांस के मामले में सशस्त्र हस्तक्षेप को तैयार है। लेकिन वास्तव में कोई भी यूरोपियन राज्य फ्रांस में सशस्त्र हस्तक्षेप को तैयार नहीं था। वे अपने अपने हितों में उलझे हुए थे। पिलनिच की घोषणा फ्रांस की जनता को भड़काने में आग में ईंधन का काम किया। जैकोबिन को छोड़कर सभी दलों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। जैकोबिनों का प्रमुख युद्ध का समर्थक नहीं था। उसका मानना था कि युद्ध से राष्ट्र को नुकसान पहुंचता है।
इसी बीच ऑस्ट्रिया के शासक लियोपोल्ड द्वितीय की मार्च 1792 में मृत्यु हो गई तथा उसका उत्तराधिकारी फ्रांसिस द्वितीय फ्रांस की क्रांति का कट्टर दुश्मन था। युद्ध की घोषणा 20 अप्रैल 1792। जीरोंदिस्ट ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा चाहते थे जबकि जैकोबिन इसके खिलाफ थे। 23 मार्च 1790 को नया मंत्रिमंडल बना। ग्यूमेरेज को नया विदेश मंत्री बनाया गया। रोलस को गृह मंत्री बनाया गया। ग्यूमेरेज ने प्रसा व ऑस्ट्रिया को अलग अलग करने का असफल प्रयास किया। फ्रांसिस द्वितीय को फ्रांसीसी भगोड़ा को फ्रांस भेजने का अल्टीमेटम भेजा। उसने कहा अल्सास के प्रदेश में जर्मन सामंतों का अधिकार बहाल किए जाएं तथा फ्रांस में उन सब चीज़ों को रोका जाए जिनसे दूसरे राज्यों में घबराहट बढ़ती है। उसके इस कठोर रुख से जीरोंदिस्ट को युद्ध का बहाना मिल गया। एसआई लुई ने मंत्रिमंडल के दबाव में 20 अप्रैल 1792 ईस्वी को फ्रांसिस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 745 में से मात्र 7 सदस्य युद्ध के खिलाफ थे, जिनमें एक रोबेस्पियर भी था। हजारों की संख्या में स्वयंसेवक सेना में भर्ती हुए। मार्सिलेस के स्वयंसेवक रॉजेट दे लाइल द्वारा रचित गीत मार्सिल्ले गाते हुए पेरिस की तरफ बढ़ी। ये मार्सिल्ले आगे जाकर फ्रांस का राष्ट्र गान बना। स्वयं रानी ने क्रांति की पीठ में चुरा भूखा और रणनीति की सारी योजनाएं शत्रुओं को बता दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि फ्रांस 5 माह तक पराजय व अपमान की पीड़ा सहता रहा। ग्यूमोरेज फ्रांसीसी सेना की कमजोर स्थिति से परिचित था। फ्रांसीसी सेना के मुख्य भाग के संचालक लाफायते ने कई भूलें की। इसी दौरान विधानसभा में 2 आज्ञप्तियां निकली। सभी विद्रोही पादरियों को काला पानी भेज दिया जाए। पेरिस की रक्षा के लिए 20,000 सैनिकों की व्यवस्था किया जाए। लुई ने इन्हें रद्द कर दिया। ग्यूमोरेज को भारी विरोध के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। लाफायते ने संसद में एक पत्र पढ़कर सुनाया जिसमें राजा के विशेषाधिकार की रक्षा की मांग व जैकोबिनों की कड़ी निंदा की तथा धमकी दी कि संविधान का उल्लंघन किया गया तो बाध्य होकर उसे बल प्रयोग करना पड़ेगा। इससे जनता राजा व सेनापति के विश्वासघात से भड़क गई। 20 जून 1792 ईस्वी के दिन हजारों की संख्या में जनता ने तुइलीज के महल पर हमला कर दिया। राजमहल पर जनता के हमले के बाद 25 जुलाई 1792 को प्रसा ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया प्रसा के संयुक्त सेना के सेनापति ब्रुन्सविक ने घोषणा द्वारा लुई को उसके अधिकार वापस देने को कहा। 10 अगस्त 1792 का जन विप्लव। ब्रुन्सविक की घोषणा के बाद पेरिस में भयंकर विद्रोह हुआ। मार्च से द्वासियों की एक विशाल सेना गीत गाती हुई पेरिस की ओर बढ़ी। 9 अगस्त 1792 को पेरिस में लोकप्रिय जैकोबिन नेताओं ने नई कम्यून का गठन किया व विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त को विद्रोह प्रारंभ हो गया। जनता महलों में घुस गई। पेरिस की नई कम्यून के एक प्रतिनिधि मंडल ने दांतों की अध्यक्षता में राजा को अपदस्थ करने और राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की मांग की। 1791 का संविधान राजतंत्रीय था, अतः नया संविधान बनाने के लिए विधानसभा ने राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की मांग की। पेरिस की नई कम्यून के आदेश पर विधानसभा ने अध्यादेश जारी कर संपत्ति पर आधारित मताधिकार को रद्द करते हुए सार्वभौमिक मताधिकार की घोषणा कर दी। इस प्रकार 10 अगस्त 1790 ईस्वी को फ्रांस में लोकतंत्र की नींव पड़ी। एक अन्य आदेश में कहा गया, राजा व उसका परिवार जमानती कैदियों की तरह होगा। राजा को टेम्पिल पेरिस का पुराना किला में भेज दिया गया। कम्यून के प्रमुख नेता थे रोबेस्पियर, रॉबर्ट, हर्बर्ट
तालिया, बिल्लोवारेन, सोमेत इत्यादि। 10 अगस्त की घटना का अंतिम परिणाम ये था, राजतंत्र के साथ साथ बुर्जुआ यानी मध्यम वर्ग व्यवस्था का विनाश। युद्ध की प्रगति। इस समय शासन का केंद्र था दांतो, जिसे सेना के पुनर्गठन का कार्य सौंपा गया। वे कार्देलियर क्लब का सदस्य था तथा शीघ्र ही प्रख्यात हो गया। मेरे नाम की सत्ता सर्वथा नष्ट कर दो यदि फ्रांस स्वतंत्र हो सके, दांतो। लाफायते की विद्रोही गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु उसे बंदी बनाने का आदेश दिया, परंतु वह सेना छोड़कर भाग गया। वह नीदरलैंड चला गया। ग्यूमोरेज उसके स्थान पर पुनः नियुक्त किया गया। 20 सितंबर 1792 को एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें अर्गात केलरमान ने वामी नामक स्थान पर पर्शियन परसा सेना के प्रमुख ब्रुंसविक को परास्त किया। सितंबर हत्याकांड। इस हत्याकांड के शिकार वो पादरी हुए जिन्होंने विद्रोही होने का संदेह और सामंती अपराधों का आरोप था, जिन पर दोष से यानी कि इस हत्याकांड के शिकार वो पादरी हुए जिन पर विद्रोही होने का संदेह और सामंती अपराधों का आरोप था। 2 से 6 सितंबर तक फ्रांस में विभत्स रक्तपात का तांडव चलता रहा। कहा जाता है कि इस कार्य के लिए कम्यून ने हत्यारे किराए पर लिए। वामी की सफलता के बाद 20 सितंबर 1792 को विधानसभा भंग कर दी गई और एक नए संविधान का निर्माण हेतु राष्ट्रीय सम्मेलन आहूत किया गया। नेक्स्ट है नेशनल कन्वेंस, राष्ट्रीय सम्मेलन 1792 से 95। इस सम्मेलन में 782 सदस्य थे जो सार्वभौम पुरुष मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हुए। हालांकि चुनावों में 10% लोगों ने भाग लिया। उदारवादी लोग चुनावों से अलग रहे क्योंकि उन्हें जैकोबिन के भाड़े के गुंडों का भय था। इन सदस्यों में काफी संख्या में पुरानी सभा के अनुभवी सदस्य भी थे। नेशनल कन्वेंस द्वारा लिए गए निर्णय। नंबर 1 है राजा के विरुद्ध मुकदमा व मृत्युदंड। निलंबित राजा का क्या किया जाए, इस विषय पर मतभेद था। जिरोंदिस्ट राजा को बचाना चाहते थे, जबकि जैकोबिन राजा को शीघ्र मृत्युदंड देने के पक्ष में थे। 15 जनवरी 1793 के दिन सम्मेलन में प्रस्ताव पास कर राजा पर निम्न अपराध निर्धारित किए गए। राजा विदेशी शक्तियों से मिला हुआ है। मैरी एंटवानेट ने गुप्त दस्तावेज दुश्मन को दे दिए थे। राजा की न्याय असभ्य पादरियों के प्रति सहानुभूति है। राजा देश छोड़कर जाने वाले सामंतों से मिला हुआ है। जिरोंदिस्ट ने प्रस्ताव रखा कि राजा के दंड का जनता से के अनुमोदन कराया जाए, लेकिन ये प्रस्ताव गिर गया। रविवार 21 जनवरी 1793 के दिन प्रातः वध्य स्थल यानी क्रांति स्थल पर राजा लुई 16वें को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। राजा के अंतिम शब्द थे, सज्जन वृंद में निर्दोष हूँ, मुझ पर लगाए गए आरोप झूठे हैं, मेरा रक्त फ्रांस की जनता के लिए कल्याणकारी हो। राज्य को जीवित रखने के लिए राजा को मरना होगा, रोबेस्पियर। राजा की हत्या का यूरोप के सभी राष्ट्रों ने भयंकर विरोध किया। आतंक का युग 1793-94 ईस्वी। 6 अप्रैल 1793 को जन सुरक्षा समिति की स्थापना की गई। इसके मुख्य सदस्य थे दांतो, रोबेस्पियर, कार्नो एवं सेंट जस्ट। ये राजतंत्र के पतन के बाद पहली वास्तविक कारण थी। यह आंतरिक व बाह्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन करती थी। इसके अधिक एक सामान्य सुरक्षा समिति बनाई गई। इसका नेतृत्व रोबेस्पियर ने किया। ये समिति पुलिस की तरह काम करती थी। ये संदिग्धता के तहत किसी को भी जेल भेज सकती थी।
आतंक राज्य का प्रारंभ 9 मार्च 1793 से क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना से माना जाता है। इस न्यायालय का काम नेशनल कन्वेंशन का विरोध करने वालों पर मुकदमा चलाना व उन्हें गिलोटिन पर चढ़ाना था। जिरोंदिस्ट उन लोगों को दंड देना चाहते थे जो सितंबर हत्याकांड के दोषी थे। वे मारा से घृणा करते थे, अतः प्रस्ताव पास कर मारा को क्रांतिकारी न्यायालय के सामने भेज दिया गया। आशा के विपरीत न्यायालय ने उसे मुक्त कर दिया, अतः मारा वे रोबेस्पियर जिरोंदिस्ट का अंत चाहते थे। पेरिस कम्यून पर जैकोबिन का नियंत्रण हो गया। मारा ने कम्यून के साथ मिलकर 20 जून 1793 को जन विद्रोह कर दिया। ये घटना फ्रांस की क्रांति के इतिहास में अवैध निर्णय कुदेतों के नाम से जानी जाती है। 16 अक्टूबर 1793 को मैरी एंटवानेट को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। आतंक के युग में लगभग 15,000 लोग की हत्या हुई। अकेले पेरिस में 5,000 लोग मारे गए। 13 जुलाई 1793 ईस्वी को शार्लोट नामक एक सुंदर युवती ने मारा को चाकू से मार डाला। 13 जुलाई 1793 ईस्वी को शार्लोट नामक एक सुंदर युवती ने मारा को चाकू मार डाला। 6 नवंबर 1793 को मादम रोला का वध कर दिया गया। मृत्यु के समय जब उसकी निगाहें जब भग्न स्वतंत्रता की मूर्ति पर पड़ी तो उसने चिल्लाकर कहा, आहा स्वतंत्रता, तेरे नाम पर क्या क्या पाप किए जाते हैं। अब सारी सत्ता लगभग रोबेस्पियर में केंद्रित हो गई। दांतो रोबेस्पियर से कम्यून को निर्धारित करने के मामले में पूर्ण सहमत था, परंतु रोबेस्पियर अति महत्वाकांक्षी एवं कुटिल व्यक्ति था। वह एबर व दांतों से छुटकारा चाहता था। जन सुरक्षा समिति के आदेश पर एबर्ट को 13 मार्च 1794 को बंदी बना लिया गया। वह 24 मार्च को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। अब दांतों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में दांतों ने कहा, 1 वर्ष पहले मैंने क्रांतिकारी न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव किया था। मैं मनुष्य और ईश्वर से उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं सब कुछ भयंकर दलदल में छोड़कर जा रहा हूँ। जब दाते के नाम वे ठिकाना पूछा गया तो उसने कहा, मेरा ठिकाना शीघ्र ही शून्य में विलीन हो जाएगा, और जहाँ तक मेरे नाम का सवाल है उसे आप इतिहास में के मंडप में पाओगे। 5 अप्रैल 1793 को दांतों को फांसी दे दी गई। मरने से पूर्व उसने चिल्लाकर रोबेस्पियर से कहा, अरे दुष्ट रोबेस्पियर, तुम भी मेरे अनुगामी बनोगे, तुमको भी फांसी लगेगी। दांतो क्रांति का महान नेता था। लोग उसे पौराणिक नामों से पुकारते थे। एक नीति दैत्य साइक्लासस, विश्व का आश्रय अटलस, महादेव टाइटन तथा क्रांति का हरक्यूलिस। 5 अप्रैल से 17 जुलाई 1793 तक 4 महीने तक रोबेस्पियर ने वास्तविक तानाशाह के रूप में कार्य किया। 23 प्रेरियल व 9 थर्मिडोर तक की 1.5 माह की अवधि में 1376 व्यक्ति गिलोटिन पर चढ़ा दिए गए। यह भीषण हत्याकांड रोबेस्पियर के पतन का मुख्य कारण बना। न्यायालय ने लोगों ने ही उसके पनपने की योजना बनाई। 9 थार्मिडोर यानी कि 21 जुलाई 1794 के दिन रोबेस्पियर स्थानीय सम्मेलन में बोलने को उपस्थित हुआ तो लोगों ने उसे बोलने से रोक दिया। अत्याचारी का नाश हो, तानाशाही का नाश हो के नारे लगाए। सम्मेलन ने रोबेस्पियर व उसके साथियों को गिरफ्तार का प्रस्ताव पास कर दिया। 10वीं थर्मिडोर अर्थात 28 जुलाई 1794 को रोबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, जिसे थर्मिडोरियन क्रू कहा जाता है। फ्रांस के राष्ट्रगण
मार्सेज का स्थान अब थर्मिडोर गान यानी जनता जाग उठी ने ले लिया। नया संविधान। नेशनल कन्वेंशन ने 1795 में नया संविधान दिया जिसे डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता थी फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया। कार्यकारी अधिकार 5 डायरेक्टर के हाथों में रखे गए। द्विसदनीय विधानसभा का गठन किया गया। जो नई विधानसभा बनेगी उसे 2/3 सदस्य नेशनल कन्वेंशन के रहेंगे जो लोकतंत्र को बनाए रखेंगे। नेशनल कन्वेंशन ने स्वयं को 26 अक्टूबर 1795 को भंग कर दिया। उपलब्धि नंबर 1 है, फ्रांस में दशमलव प्रणाली लागू की गई। गृह युद्ध का अंत, कारणों के नेतृत्व में संचालन। फिर नेक्स्ट है डायरेक्टरी संचालक मंडल का शासन 1795 से 99 ईस्वी। सबसे लंबा कार्यकाल था। 27 अक्टूबर 1795 से 10 नवंबर 1799 तक डायरेक्टरी का शासन रहा। डायरेक्टरी के 5 संचालक थे, ला खिलियर लेपो, युबाल, सियोज, ले न्यूमर, बर्रास। सीएस द्वारा संचालक मंडल की सदस्यता इनकार कर देने पर कार्नोक को स्थान दिया गया। 4 साल का संचालक मंडल का शासन भ्रष्टाचार और अनैतिकता का शासन था। इन सब में केवल कार्नो ही ऐसा व्यक्ति था जो योग्य सैन्य संचालक व ईमानदार था। संचालक मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्या थी युद्ध को जारी रखने की। हालांकि पर्सा, स्पेन व हॉलैंड ने राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ संधि कर युद्ध बंद कर दिया था, लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, पिडमांट तथा जर्मनी के कई छोटे राज्य अभी भी फ्रांस के साथ युद्धरत थे। डायरेक्टरी ने ऑस्ट्रिया को दोनों तरफ से घेरने के लिए जर्मन भाग पर आक्रमण के लिए जोरदा व मारू को जिम्मेदारी दी तथा इटली पर आक्रमण का नेतृत्व लाफाइट नेपोलियन को सौंपा गया। जोरदा व पोरू की पराजय, नेपोलियन की शानदार विजय तथा संचालक मंडल की योग्यता ने नेपोलियन को शिखर तक पहुंचने की सीढ़ी के रूप में काम किया। 9 व 10 नवंबर 1799 को नेपोलियन ने डायरेक्टरी को उखाड़ फेंका, जिसे ब्यूरोक्रेटिक कॉप कहा जाता है। ब्रूमेर का यह महीना क्रांतिकारी कैलेंडर का नवंबर का महीना था। अब इसकी क्रांति के परिणाम, फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए, जैसे राष्ट्रवाद का उदय, सामंतों की सुविधाओं का अंत, चर्च की सुविधाओं का अंत, समान प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सेना का गठन, समान कर व्यवस्था, समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व का नारा, ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। इस प्रकार हमने फ्रांसीसी क्रांति के घटनाक्रम, उनके स्वरूप, विभिन्न चरण के विषय में विस्तार से अध्ययन किया और उसके परिणाम के विषय में अध्ययन किया। निश्चय ही ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको गहनता से अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।